जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का शाइन वाईटी क्लासेस में। हिंदी शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट गति से डिक्टेशन 5 सेकंड में शुरू होगी। स्टार्ट। आगामी वित्त वर्ष के लिए बजट में सबसे अधिक चर्चा आयकर में दी गई छूट के इर्द गिर्द ही है। विराम। कोई दो मत नहीं कि केंद्र सरकार ने इस बार आयकर सीमा में अप्रत्याशित वृद्धि की है। विराम। इस संबंध में यह मांग अरसे से हो रही थी। विराम। यह एक दबाव भी था। विराम। मगर क्या सरकार का यह कदम आने वाले समय में आर्थिक विकास में तेजी लाएगा या इसे ऐसी आर्थिक नीति के तौर पर जाना जाएगा, जिसमें राजनीतिक दृष्टिकोण बड़ा रुख रखता था, यह भी अभी स्पष्ट नहीं है। विराम। प्रारंभिक तौर पर इसमें यह देखने को मिलता है कि आयकर छूट से नागरिकों के पास वित्तीय तरलता में बढ़ोतरी होगी और साथ ही इसके प्रत्यक्ष तौर पर दो फायदे भारतीय अर्थव्यवस्था में देखने को मिलेंगे। विराम। पहला, व्यक्तियों की क्रय क्षमता बढ़ेगी और दूसरा, उनकी बचत बढ़ेगी। विराम। तीसरा फायदा यह भी हो सकता है कि कुछ व्यक्तियों को इस वित्तीय बचत से अपने ऋण के भुगतान में भी सहायता मिले, जो पिछले कुछ वर्षों से अपने पास कम वित्तीय तरलता से जूझ रहे थे। विराम। यानी संभव है कि क्रेडिट कार्ड के बकाया भुगतान या मकान बनाने के लिए उनके द्वारा लिए गए वित्तीय ऋणों की मासिक किस्तों के कारण आर्थिक तरलता में हुई कमी को एक सहारा मिले। विराम। इस पक्ष पर अगर सिलसिलेवार समझने की कोशिश की जाए, तो कुछ आंकड़ों को भी साथ लेकर चलना पड़ेगा। विराम। आर्थिक सर्वेक्षण के अंतर्गत सरकार ने आगामी वित्तीय वर्ष के लिए सामान्य विकास की दर को 10% के आसपास प्रस्तावित किया है और महंगाई को 5% से कम। विराम। इससे स्पष्ट है कि जीडीपी की वास्तविक विकास की दर 6 से 7% के बीच ही रहने की संभावना है। विराम। इसलिए मोटे तौर पर सभी को यह बात समझनी होगी कि अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास की दर को बनाए रखने के लिए क्रय क्षमता में तेजी रखना सरकार की प्राथमिकता में है। विराम। इसके साथ ही तस्वीर का दूसरा पक्ष एक अलग असलियत को भी सामने रखता है और वह यह बताता है कि भारत में आयकर देने वालों की संख्या मात्र 8 करोड़ के आसपास है, जो कुल आबादी का मात्र 5% है। विराम। इससे पहले आयकर सीमा 7 लाख रुपए थी, जिसे सरकार ने इस बार बजट में बढ़ाकर 12 लाख रुपए कर दिया, लेकिन इस आयकर सीमा के अंतर्गत आने वाले करदाता 3 करोड़ या उससे कम ही हैं। विराम। यानी 3 करोड़ करदाता जो औसतन 15 करोड़ जनसंख्या का ही प्रतिनिधित्व करते हैं और उन्हें ही इस कर मुक्त सीमा का फायदा मिलेगा। विराम। तो क्या 140 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले मुल्क में आर्थिक विकास की जिम्मेदारी चाहे क्रय क्षमता बढ़ाने के संदर्भ में हो या आर्थिक बचत के हिसाब से, मुल्क के इस छोटे से तबके पर ध्यान देना तर्कसंगत है, जबकि भारत जीडीपी के हिसाब से
चाहे विश्व में 5वीं अर्थव्यवस्था का मुकाम रखता है, पर प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से विश्व में बहुत पीछे है। पैरा। आयकर सीमा में बढ़ोतरी का प्रावधान वित्त वर्ष 2025-26 अप्रैल से लागू होगा। अब इस संदर्भ में यह बात भी समझनी होगी कि आगामी वित्त वर्ष की पहली 2 तिमाहियों तक इस प्रावधान के सकारात्मक असर देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि दिवाली तीसरी तिमाही में आती है और भारत में क्रय क्षमता का असली शक्ति प्रदर्शन उसी दौरान होता है। इस बजट के बाद से एक और चर्चा बहुत आम रही है कि आयकर की इस सीमा में बड़ी वृद्धि को मध्यवर्गीय व्यक्ति और उसके परिवार से प्रत्यक्ष तौर पर जोड़ दिया गया है, जो कि उचित नहीं है। भारत में मध्यवर्गीय व्यक्ति आबादी के करीबन 60% से अधिक का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि आयकर सीमा में बढ़ोतरी का फायदा मात्र 3 करोड़ परिवारों को होने वाला है, जो कुल जनसंख्या के 10% हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए इस कर मुक्त सीमा के प्रावधान को पूर्ण रूप से मध्यवर्गीय व्यक्ति के साथ जोड़ना अनुचित है, क्योंकि ये प्रावधान उच्च मध्यवर्गीय व्यक्ति को ही प्रभावित करते हैं। वित्त वर्ष 2017-18 से वर्ष 2024-25 तक वेतनभोगी व्यक्तियों की आय में 6% से अधिक की कमी देखी गई है, जबकि स्वनियोजित रोजगार वाले लाखों व्यक्तियों की आय में 9% से अधिक की कमी दर्ज की गई है। यहाँ यह बताना अत्यंत आवश्यक है कि जिन आयकरदाताओं को इस आयकर सीमा में बढ़ोतरी से फायदा होगा, वे कुल वेतनभोगियों का मात्र 25% हैं, बाकी बचा 75% यह वेतनभोगी तबका है, जिनके वेतन में पिछले 6-7 वर्षों में बहुत अधिक वृद्धि दर्ज नहीं हुई है और इसके अलावा महंगाई दर का 4 से 5% के बीच बने रहना तथा खाद्य पदार्थ की महंगाई का 8% के स्तर पर पहुंचना, उनके लिए अत्यंत कष्टदायक है, क्योंकि जीएसटी की दरों में किसी भी तरह के परिवर्तन की कोई उम्मीद अभी नहीं दिखती है। सरकार ने बजट प्रस्तुत करते समय आयकर सीमा में इतनी बड़ी राहत देकर एक तरह से तकरीबन 1 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक नुकसान को भी प्रस्तावित किया है। ज्ञात रहे कि 3-4 वर्ष पहले जब सरकार ने कंपनियों के करों की दर में कमी की थी, तो उसने एक प्रकार से 1.5 लाख करोड़ का घाटा प्रस्तावित किया था, जबकि वित्तीय नुकसान उसे 2 गुना हुआ था। यह समझना भी अत्यंत आवश्यक है कि इस आयकर सीमा में बढ़ोतरी से प्रति व्यक्ति आय और न्यूनतम आयकर की सीमा के बीच का अंतर 6 गुना से अधिक हो गया है। क्या यह पक्ष भारत में गरीबों के पैमाने को अत्यंत प्रभावित नहीं करेगा, आर्थिक विषमता को और अधिक गहरा नहीं करेगा? 90 के दशक के आर्थिक सुधारों के समय भारत में प्रति व्यक्ति आय और न्यूनतम आर्थिक सीमा के बीच का अंतर 3 गुना हुआ करता था। अमेरिका में आज यह अंतर 2 गुने से भी कम है। ऐसे समय में भारत में इसका 6 गुना के स्तर पर पहुंचना, आने वाले समय में आर्थिक विकास में किस तरह से
अधिक सुविधाजनक होगा, कॉमा, यह अभी बहुत स्पष्ट नहीं है, विराम। फिर भी, कॉमा, इस कदम के बहुत सकारात्मक पक्ष आने वाले समय में ही दिखेंगे, विराम। इससे निजी आर्थिक निवेश को बढ़ावा मिलेगा, विराम, क्योंकि यह व्यक्ति की आर्थिक क्षमता को यकीनन बढ़ाएगा। स्टॉप।